Hello students, welcome to the lecture 8 of this chapter is matter around us pure. Previous lecture में हम separation techniques पढ़े थे. One was your fractional distillation, another one was your separation technique by using your separating funnel, है ना. तो फर्स्ट केस में जब हमारे पास लिक्विड्स है, टू लिक्विड्स है जो अगर मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड मतलब दोनों पूरा मिक्स हो रहे हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, टू केसेस होता है, इधर यू यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस और यू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छा डिफरेंस होता है, अगर 30 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है देन विल बी यूजिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी आप फ्रैक्शनेटिंग कलम यहाँ पे यूज करना नहीं है. अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 30 या 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन दैट केस विल बी यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कलम, मतलब आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा. एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल, है ना, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो विल बी यूजिंग दैट मेथड टू सेपरेट द लिक्विड कंपोनेंट दैट आर वाटर एंड अल्कोहल, है ना. एंड बाद में पढ़े थे फिर सेपरेटिंग फनेल यूज करके कैसे सेपरेट करते हैं इन केस ऑफ टू इमिसिबल सॉरी टू या इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड मतलब जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया, उसका लेयर बन जाता है ना, लेयर बन जाता है. मिसिबल लिक्विड के केस में लेयर्स नहीं बनता है, एक ही लेयर में सारे, यू कैनॉट सी देम, है ना, you cannot see the separation between them, but in case of immiscible liquid आपको दिखाई देगा separation. तो हम एक सेपरेटिंग फनेल ले जाएंगे, है ना, उसमें स्टॉप कॉक रहता है, स्टॉप कॉक में जो ज्यादा डेंस होता है, जो लो डेंस होता है, दे विल बी सेपरेटेड, है ना. जैसे ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर, तो वाटर के ऊपर ऑयल रहेगा, तो वो हम इन्वर्टेड करके हम अगर डालेंगे, तो स्टॉप कॉक को अगर खोलेंगे तो वाटर विल बी सेपरेटेड डाउन, मतलब वाटर विल बी फॉलिंग डाउन इन अ बीकर. अगर बीकर नीचे रख देंगे तो वाटर फॉल डाउन करना स्टार्ट करेगा, जब सारे वाटर नीचे आ जाएगा व्हेन विल बी क्लोजिंग दैट स्टॉप कॉक, है ना, स्टॉप कर देंगे स्टॉप कॉक को, तो ऑयल ऊपर रह गया, वाटर नीचे आ गया, है ना, तो यू विल बी सेपरेटिंग देम. फिर हम पढ़े थे हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर. कंपोनेंट्स ऑफ एयर यानी गैसेस कैसे हम निकाल सकते हैं ना, वो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही करते हैं ना. फर्स्ट गैस को यानी एयर को लिक्विड फर्स्ट फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने से सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब अलग हो जाता है. फिर आफ्टर दैट विल बी लिक्विफाइंग दैट, है ना, लिक्विफाई करके लिक्विड एयर बना देते हैं. लिक्विड एयर को फिर कूलिंग करते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस्ड एयर होता है ना, हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड एयर होता है, दैट इज हॉट. तो हॉट कंप्रेस्ड एयर को हम कूल डाउन करते हैं बाय यूजिंग द कूलेंट, वाटर इन करके वाटर आउट करके हम उसको पूरा थोड़ा कोल्ड एयर बना देते हैं. कोल्ड एयर के बाद विल बी यूजिंग द सेपरेटर, सेपरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज आउट हो जाता है, ड्राई आइस बन जाता है, तो और बाकी लिक्विड को हम एक एक्सपेंशन जेट में हम उसको एक्सपांड करते हैं, तो लिक्विड एक्सपांड होगा, है ना. लिक्विड एक्सपांड होगा मींस लिक्विड विल बी गेटिंग टेम्परेचर, है ना, लिक्विड विल बी गेटिंग हीट, हीट मिलेगा और एक्सपैंड करेगा, मतलब वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बॉयल होना स्टार्ट करेगा. एंड डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में जैसे आपका नाइट्रोजन होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा. फिर आपका आर्गन, फिर आपका ऑक्सीजन, वो ऐसे ऐसे करके सेपरेट हो जाएंगे, है ना, स्टेजेस में. ओके, तो वैसे सेपरेट कर सकते हो, है ना. तो वो मेथड सब क्लियर है. नाउ विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट सॉल्यूशन. ओके, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का बहुत पार्ट हम स्किप कर दिए थे, उसको हम आज डिस्कस करेंगे. ओके ओके, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आप ये सब पढ़ चुके हो, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय सम फिजिकल मेथड्स. ओके, तो सॉल्यूशन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टू कंपोनेंट्स, आपका सॉल्यूट हो गया एंड सॉल्वेंट हो गया, है ना. तो सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमें मिलेगा एक पर्टिकुलर मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना. तो usually we think of what? Usually we think of solution as a liquid that contains either a solid or liquid or gas dissolved in it. हम क्या सोचते हैं, ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि सॉल्वेंट बस लिक्विड हो सकता है. जैसे आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया है, शुगर सॉल्यूशन हो गया, उसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, यानी लिक्विड है. सपोज आपका कोई अल्कोहल में सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें भी सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है. तो हम ज्यादातर वही सोचते हैं कि नहीं, जो सॉल्वेंट है वो बस लिक्विड हो सकता है, लेकिन वो गलत है. we can have solvent as solid also and gas also, है ना, मतलब ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड गैस भी, गैस प्लस गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, ये आपको पता है. ओके, ये आपको समझना है कि सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन को हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, दैट इज योर एलॉय. एलॉय इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड. जैसे आपका एग्जांपल हो गया ब्रास, है ना, तो ब्रास को अगर हम देखेंगे तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, है ना, जिंक एंड कॉपर. जो जिंक एंड कॉपर को हम अगर ज्वाइन करेंगे या अगर मिक्सचर
हम लेंगे जिंक एंड कॉपर का, जिंक थोड़ा कम लेंगे, कॉपर थोड़ा ज्यादा लेंगे, दैट इज 30% जिंक लेंगे, 70% कॉपर लेंगे, तो हमें एक बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रास, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलॉय। तो जब हम सॉलिड एंड सॉलिड को इक्वल, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर लेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड लेंगे, दैट इज योर मेटल्स, है ना। जैसे आपका मेटल्स है, दैट इज दिस इज आल्सो अ मेटल, दिस इज आल्सो अ मेटल, तो मेटल प्लस मेटल जो उसका जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, हम उसको नाम देंगे एलॉय। ये समझ में आ गया? ओके। तो एलॉय में क्या होता है, सॉलिड एंड सॉलिड कंपोनेंट होता है, सॉलिड इज योर सॉल्यूट एंड सॉलिड आल्सो इज योर सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे मेटल एंड मेटल बन गया, तो उस केस में आपको एलॉय का नाम मिल जाएगा। ओके। फिर आपका एग्जांपल है एयर, एयर में भी वही है, गैसियस सॉल्यूशन है ना। एयर में क्या है, तो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आपका एर्गॉन, वो सब क्या है, आपका गैसेस ही तो है, मतलब गैस गैस मिलके एयर बन रहा है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, आपको ये समझना है कि बस लिक्विड के सॉल्वेंट इन लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट बस लिक्विड नहीं होता है, बहुत सारे चीज होता है, सॉलिड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है ना। ओके। तो इन इन द सॉल्यूशन होमोजेनिटी भी मेंटेन होता है। ओके। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं, सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट में आपका सॉल्वेंट भी रहता है, सॉल्यूट भी रहता है। ओके। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, है ना, जो डिसॉल्व करवाता है वो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे आपका जो ज्यादा अमाउंट में रहता है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर के केस में आ गया, तो सॉल्ट एंड वाटर के केस में वाटर आपका सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि वाटर एक्सेसिव अमाउंट में है ना, एक्सेसिव अमाउंट में है, एंड इन वाटर सॉल्ट इज बिंग डिसॉल्व, जो जिसमें डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, उसको हम बोलेंगे व्हाट, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व हुआ सॉल्ट यानी सॉल्यूट, यहाँ पे डिसॉल्व हुआ, तो हम इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ओके। एंड जो डिसॉल्व होगा, जिसमें डिसॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व होगा दैट इज योर कॉल्ड सॉल्यूट, है ना। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो कि ज्यादातर लेसर क्वांटिटी में होता है। कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे आपका सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड आपका वाटर है एंड शुगर इज योर सॉलिड, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। ओके। अनदर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इज एग्जांपल दैट इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन आपको क्वेश्चंस भी दे सकता है, टिंचर ऑफ आयोडीन इज व्हाट, टिंचर ऑफ आयोडीन इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड क्या है इसमें, आयोडीन है, आयोडीन इज योर सॉलिड, एंड व्हाट इज योर लिक्विड, लिक्विड पार्ट दैट इज योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल में हम आयोडीन ले जाएंगे कुछ जो मतलब एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, तो हम इस मिक्सचर दैट इज हम इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बाद में आपको यूजफुल होगा टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, समझ में आ गया? ओके। जैसे थर्ड एग्जांपल आपका है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर में एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड होता है आपका सॉल्वेंट दैट इज योर वाटर, वाटर में हम गैस पास करते हैं ना, CO2 गैस होता है ना, अब जब खुलते हो तो एक गैस निकलता है ना, सोडा वाटर आपके कोका कोला हो गया या कुछ भी डिफरेंट एरेटेड ड्रिंक्स, तो उसमें एक्चुअली डिसॉल्व होता है गैस, गैस को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, है ना, दैट इज वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके हम इसको कार्बोनेटेड वाटर बनाते हैं। ओके, कार्बोनेटेड वाटर बनता है, दैट इज यूजुअली इज योर सोडा वाटर, जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, है ना। दीज आर सम एरेटेड ड्रिंक्स जिसमें गैस होता है आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है आपका वाटर दैट इज लिक्विड। ओके। फिर फोर्थ केस इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एयर। एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, है ना, गैस यहाँ पे सॉल्यूट होगा, गैस आपका सॉल्वेंट होगा, जैसे आपका दिस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, oxygen, nitrogen, and oxygen, nitrogen, various gases are there. Very small quantities में भी बहुत सारे other harmful gases भी है ना? That is your आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारे गैसेस हैं जो कि बहुत ट्रेस अमाउंट्स में मिलते हैं एयर में, है ना। तो एयर में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है दैट आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो गैसेस फॉर्म में रहता है, यानी गैस गैस का वो मिक्सचर है ना, गैस गैस का सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है? ओके, ये चीज क्लियर है। ओके। तो सोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है दैट वी हैव रेड दिस थिंग्स वी हैव रेड प्रीवियसली, है ना। तो उससे पहला चीज तो है सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर है यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। फिर द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, जो कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो कि हम मेटर्स में पढ़े हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल रहते हैं, दैट आर वेरी टाइनी, है ना। तो टाइनी मतलब वो
उसका जो उसका जो रेडियस होगा, वो जो पर्टिकुलर, उसको अगर हम सर्कल के फॉर्म में लेंगे, जो छोटा छोटा पार्टिकल है, इसका जो रेडियस होगा वो बहुत ही कम होता है ना, दैट इज इन 10⁻⁻⁹ रेंज, है ना। 10⁻⁻⁹ मीटर में होता है। देखो 10⁻² इज 100 मीटर, है ना। 10⁻³ इज 1000 मीटर। लेकिन जब माइनस हो जाता है तो वो कम होता जाता है। सपोज 10⁻⁻1 बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे 1/10, तो ये थोड़ा कम हो गया, 0.1 हो गया, तो 10 से कम हो गया। 10⁻⁻² तो ये हो जाता है 10⁻1/10⁻², दैट इज 1/100, है ना। ये और थोड़ा कम हो गया। 10⁻⁹ दैट इज 1 नैनोमीटर। 10⁻⁹ बोलेंगे तो 1/10⁹ बोलेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाय, ये बहुत बड़ा नंबर है ना, 1 में 9 जीरो है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ना। बहुत बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ से व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाय y, मींस y पार्ट है आपके पास, उसमें से तुम x ले रहे हो, तो ये आपके पास 10⁹ यहाँ पे है पार्ट, उसमें तुम एक ले रहे हो, तो ये बहुत ही छोटा है। यानी यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं, उसका जो रेडियस होता है बहुत छोटा होता है ना, या उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर तुम बोल दो, वो डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, यानी दे कैनॉट बी सीन इन नेकेड आइज, वो बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है ना, सॉल्यूशन में उतना होमोजेनिटी रहता है ना। Because of that very small particle size that do not scatter a beam of light passing through the solution, वो अगर सस्पेंडेड नहीं होगा, वो अगर ज्यादा बड़ा पार्टिकल नहीं होगा, तो हम जब सोल्यूशन, ये तो एग्जांपल लिए थे सॉल्यूशन एंड कोलोइड सॉल्यूशन में, है ना। हम लाइट पास करते थे सॉल्ट एंड वाटर के जो मिक्सचर है, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो ये पूरा प्योरली पास कर जाता है, दे आर नॉट स्कैटर्ड, है ना, वो स्कैटर नहीं होता है। सपोज आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे, अगर ऐसे देखो, ये तो कोलोइड के केस में था, दिस इज योर कोलोइड के केस में ऐसे पास करता है। अगर ये आपका लिक्विड है, सॉरी ये आपका लाइट है, एंड दिस इज योर सोल्यूशन, है ना, तो ये पूरा स्ट्रेट पास कर जाएगा, दे वोंट बी स्कैटर्ड, है ना, वो स्कैटर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, यानी ये अगर ऐसे लाइट पास करोगे, दिस इज योर लाइट, तो दिस इज योर लाइट, तो ये अगर पास करोगे तो ये पूरा सीधा पास हो जाएगा, यानी यू कैन नॉट सी द लाइट इनसाइड द सोल्यूशन, है ना। मतलब आपको सीधा है, अगर ये सोल्यूशन, ये अगर लाइट ऐसा कुछ है, ऐसा पाथ है, तो ऐसा ही पाथ रहेगा, है ना। अगर आगे भी देखेंगे तो वही पाथ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे तुम बोलोगे दैट बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सोल्यूशन दैट डजंट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, है ना। कोलोइड के केस में ये आपका स्कैटर होता है ना। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अनदर प्रॉपर्टी इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये पूरा मिक्स हो गया, तो यू कैनॉट अप्लाई द फिल्ट्रेशन मेथड टू सेपरेट द सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट को तुम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया है ना। तो हाउ टू सेपरेट, यू कैनॉट सेपरेट बाय यूजिंग द फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर, अगर ऐसे तो फिल्ट्रेटिंग फनेल यहाँ पे लगाओगे, तो ये अगर सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे डालोगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, पूरा सॉल्ट सोल्यूशन ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर आर प्योरली पूरा मिक्स हो गए हैं ना, तो यू कैनॉट सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ओके। The solute particles do not settle down when left in undisturbed, that is solution is stable solution हम इसको बोल सकते हैं, okay. Now that is the very important thing, that is your concentration of solution, है ना। तो concentration of solution, that is a very important term, concentration of solution हम अभी पढ़ेंगे, okay। समझ में आ रहा है, ओके। तो चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज योर एक्टिविटी नंबर 2.3। 2.3 में हम एक एक्टिविटी करेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी है। यहाँ पे बोल रखा है कि टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, ओके। 2 सेपरेट बीकर्स में हम 50 ml वाटर ले जाएंगे, एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विद कंटिन्यूअस स्टरिंग, स्टरिंग करके हम क्या करेंगे, एक बीकर में सॉल्ट ले जाएंगे, एंड अनदर बीकर में शुगर कुछ लेंगे, नहीं तो बेरियम क्लोराइड कुछ लेंगे। बेरियम क्लोराइड इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉल्ट, ओके। ओके, देखो, when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker, है ना। when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker, तो यानी यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है कि when no more solute can be dissolved, what is the meaning of this, when no more solutes can be, dissolved, मतलब एक at a particular time या at a particular temperature तुम ऐड करते जा रहे हो। यहाँ पे आपका वाटर है, सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज योर शुगर, है ना। तो शुगर तुम वाटर में ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, अंटिल द शुगर इज डिजॉल्व, प्योरली पूरा डिजॉल्व हो जाता है वाटर में।
तो एक टाइम आ जाएगा या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब आप और शुगर नहीं ऐड कर सकते वाटर में, है ना। जब आप और शुगर अगर ऐड कर रहे हो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। वाटर का कुछ कैपेबिलिटी है ना, वाटर का कुछ कैपेबिलिटी है, वाटर का कुछ कैपेबिलिटी है डिसॉल्व करने का सॉल्यूट पार्टिकल्स को। तो जब वो कैपेबिलिटी पूरा हो जाएगा कन्वर्शन, मतलब वो पूरा कैपेबल हो जाएगा शुगर को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो टोटली मतलब इसका सपोज कुछ कैपेबिलिटी है एक्स, तो एक्स अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। तो वो जब एक्स अमाउंट ऑफ शुगर को वो डिसॉल्व कर दिया, उससे ज्यादा जब हम शुगर लेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे ज्यादा जब हम ले जाएंगे शुगर तो दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड अगेन, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा कर देंगे, तो टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो वो सॉल्युबिलिटी बड़ा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम पढ़ेंगे तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर when no more solute can be dissolved in a solution, जैसे हम शुगर एंड वाटर के केस में पढ़े, एक टेम्परेचर में एक टेम्परेचर में after some moment sugar cannot be dissolved in water, है ना। when you will be adding sugar, मतलब मोर शुगर तुम अगर ऐड करोगे तो वो वाटर उसको डिसॉल्व नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का एक कैपेसिटी है कि ये इतना ही अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व कराएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना, when no more solute can be dissolved in a that particular solution at a given temperature, that particular solution is called saturated solution। मतलब saturated solution अगर आपको कोई बोल दिया है what is saturated solution, तो आपको बोलना है a solution that has totally dissolved as much solute as it is capable of dissolving। जितना वो capable है dissolve करने का उतना वो कर चुका है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? So that amount of solute present in that particular saturated solution at that particular temperature is called the solubility of solution, है ना। solubility of solution, तो solubility किसको बोलेंगे? solubility of solution किसको बोलेंगे? solubility of that particular solution will be called as the amount of solute, मतलब जितना amount of solute उसमें present है at that time, at that temperature, है ना, at that temperature जितना amount of sugar है water में उसको हम बोलेंगे water का solubility, है ना, water का solubility। तो exactly यहाँ पे explanation अगर हम देंगे इसमें actually क्या होता है, देखो जब हम सपोज हम शुगर एंड वाटर का केस लेते हैं, दैट इज शुगर इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। तो व्हेन विल बी एडिंग दैट पर्टिकुलर शुगर दैट इज सॉल्यूट टू लिक्विड, इट फीड्स इनटू द वॉइड्स। यहाँ पे वाटर में बहुत सारे स्पेसेस हैं, हम पढ़े हैं मैटर में कि द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। तो वाटर पार्टिकल्स में स्पेसेस होंगे, बहुत सारे स्पेसेस होंगे। तो ये जो स्पेसेस हैं वाटर पार्टिकल्स में, तो उस स्पेसेस को ये शुगर ले जाएगा, है ना। It fits into the voids, यानी the spaces between the solvent molecule, that is your water here। तो unadding solute particles at time comes, एक टाइम आएगा जहाँ पे जो when the solute molecules occupy all the spaces in the solvent, यहाँ पे जितना भी स्पेस है वो सारे स्पेसेस ये कवर कर लेगा। इट मीन्स आफ्टर दैट टाइम यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है। तो अगर कुछ स्पेस नहीं है तो शुगर अगर हम ऐड करते जाएंगे तो वो और डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है ना। इन सच कंडीशन देयर इज नो मोर स्पेस लेफ्ट फॉर एडिशनल सोल्यूट पार्टिकल, है ना। यू कैनॉट ऐड द मोर सोल्यूट पार्टिकल, है ना। सो बियॉन्ड दिस कंडीशन या बियॉन्ड दिस सोल्यूट द पार्टिकल डजंट डिसॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम, नीचे बैठ जाएगा एंड वो डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वी कॉल दिस पॉइंट दैट इज योर सैचुरेशन पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन टाइम में थोड़ा बहुत तुम ऐड कर रहे हो शुगर वाटर में या सॉल्यूट तुम एक सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो वो डिसॉल्व होते जाएगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद जितना तुम सॉल्यूट डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। दैट पर्टिकुलर point at a given temperature is called your saturated point, and that solution is called
सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या बोलोगे? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड योर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आ गया? आपको एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो ये एक्सप्लेनेशन दे देगा। दैट इज सपोज आपके पास शुगर है, वाटर है, दैट इज सॉलिड सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड का कुछ स्पेसेस है, सॉल्वेंट का कुछ स्पेसेस है, उस स्पेसेस को वो कवर कर रहा है सोल्यूट, है ना। तो सोल्यूट जब सारे स्पेसेस कवर कर ले, कुछ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ स्पेसेस होंगे, यानी जो गैप हैं लिक्विड पार्टिकल्स में या सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, वो कुछ डेफिनाइट अमाउंट होंगे। तो वो डेफिनाइट अमाउंट जब पूरा वॉइड को या पूरा स्पेस को ये कवर कर लेगा सॉल्यूट, दैट इज योर शुगर, उसके अलावा उसके बाद वो कर नहीं पाएगा ना, पूरा स्पेसेस कवर हो गया तो उसके पास स्पेस ही नहीं है, तो वो ऐड कैसे होगा? तो आफ्टर दैट इफ यू विल ऐड शुगर इनटू वाटर, तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो पूरा डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में। समझ में आ रहा है? सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, गॉट इट? ओके, so the concentration of solution क्या है? So the concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of solution. Suppose आपके पास solution है, कुछ amount of solution है, amount को हम either you can write in mass, mass को हम लिख सकते हैं kg में, है ना, mass का unit is kg, नहीं तो तुम volume में भी लिख सकते हो, volume क्या unit है? मीटर क्यूब या लीटर बोल सकते हो, मिलीलीटर बोल सकते हो। ओके, तो concentration of a solution हम क्या करें कहेंगे? concentration of a solution will be the amount of solute present in that particular solution, amount of solute present in a given amount of solution। कुछ आपके पास amount of solution है ना, कुछ amount of solution है जिसको तुम लिख सकते हो either mass में, नहीं तो volume में, है ना। ओके, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या उस पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, कितना मास ऑफ सॉल्यूट है या कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, वो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी इधर तुम सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, नहीं तो सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम बोलते हैं। ओके, सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी amount of solute divided by amount of solution। Okay, and amount of solution it can be represented with mass and volume। solute का भी amount mass में represent कर सकते हो, नहीं तो volume में represent कर सकते हो। Okay, तो two methods to represent the concentration of solution। you can have mass by mass percentage of a solution, है ना, mass by mass percentage of a solution, नहीं तो mass by volume percentage of solution। तो you will be taking mass of solute, हम क्या, हमारा क्या था concentration, amount of solute divided by amount of solvent, है ना। इसको तुम टू टाइप्स ऑफ कंडीशन ले सकते हो। फर्स्ट वन इज मास बाय मास, है ना, ये भी मास में रहेगा, ये भी मास पे रहेगा, है ना। अगर परसेंटेज बोल दोगे तो इंटू 100 कर देना है। उसके अलावा ऊपर वाला को तुम मास ले सकते हो, नीचे को भी वॉल्यूम ले सकते हो, है ना। दैट इज योर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इन मास, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज मास ऑफ सोल्यूट ले सकते हो, है ना। नीचे वाला दैट इज योर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो परसेंटेज बोला है, परसेंटेज बोलोगे तो इंटू 100 कर देना। ओके, तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चंस भी आ सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे बोल रखा है, अच्छे से करना, यहाँ पे बोल रखा है आपके पास कॉमन सॉल्ट है दैट इज योर NaCl सोडियम क्लोराइड, दैट इज 40 ग्राम, यानी मास ऑफ, आपको लिखना है मास ऑफ कॉमन सॉल्ट कितना है? 40 ग्राम। तो कॉमन सॉल्ट क्या है यहाँ पे? दैट विल बी योर सोल्यूट, है ना। सोल्यूट यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, दैट विल बी एडिंग इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट इज वाटर। तो मास ऑफ वाटर 320 ग्राम दे दिया, है ना। तो 320 ग्राम दे दिया है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन क्या था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी mass by mass percentage of the solution will be mass of solute
divided by mass of solution multiplied by 100, है ना। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट को मिला के एंड सॉल्वेंट को मिला के, दोनों को मिला के सॉल्यूशन मिलता है ना। तो सॉल्यूट कितना है यहाँ पे? 40 ग्राम है। सॉल्वेंट कितना है आपका? 320 ग्राम है। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी, टोटल हो जाएगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, दैट इज, देखो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मास कभी भी खाली नहीं जाएगा, मास जितना पहले था बाद में भी वही रहेगा। तो तुम अगर सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के तुम सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्यूट जितना था दैट इज 40 ग्राम, सॉल्वेंट जितना था दैट इज 320 ग्राम, आपका सॉल्यूशन भी उतना ही ग्राम बनेगा आपका। समझ में आ रहा है? चाहे वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर अगर लेंगे तो सॉल्ट तो दे ही दिखाई देगा सॉल्यूशन में, लेकिन उसका मास तो रहेगा ना, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं तो क्रिएटेड भी नहीं होगा, मतलब कुछ ज्यादा भी क्रिएट नहीं होगा, कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, यानी मास विल बी रिमेन कांस्टेंट, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअली कितने थे? 40 एंड 320। तो जब सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन बन जाएंगे तब भी आपका 40 प्लस 320 दैट इज 360 ग्राम रहेगा सॉल्यूशन का मास। तो ये यू गॉट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 360 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना है? दिस इज 4 9 जा 360, 4 4 9 जा 36, तो 100 बाय 9 जितना भी है 11 पॉइंट समथिंग, है ना, 11.1% विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? यू गॉट इट ना? ओके। तो ये समझ में आ गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 11.1%। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तुम अच्छे से कर सकते हो, है ना। ओके। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही आपको पढ़ाना था आज, ओके, जो कि आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अगर आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, है ना। ज्यादातर आपका ये पार्ट खत्म हो गया, इज मैटर्स अराउंड अस प्योर का सारे पार्ट खत्म हो गए, है ना। प्योर सब्सटेंसेस का हम पहले से पढ़ा चुके हैं, जो कि आपके बाद में दिए एनसीईआरटी में, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस related to this chapter, okay. In the next class we'll be discussing the in text and the exercise questions of this particular chapter, okay. तो समझ में आ गया है? ओके। आई होप कि सारे चीज आपको समझ में आ गया इस चैप्टर का, है ना। मेन चीज है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, है ना, उसमें बहुत सारे मेथड्स है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड दिस थिंग आल्सो इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत इजी है, यू कैन डू, ओके। समझ में आ गया? इन द नेक्स्ट क्लास विल बी मीटिंग विथ the in text questions and exercise questions of your NCERT book, okay. तो तब तक के लिए be safe and keep enjoying chemistry, okay. Thank you.